अड़े कीरू बा छा हाल चाल तई। कम कार कीअं तो हलई। सुंदर लाल सब बढ़िया तो हले। तू ॿुधाए सब मजे में। धंधो पाणी छा तो चए। अड़े कीरू भा हाल त बढ़िया आहे ऐं धंधो त उन सां बि बढ़िया आहे। बढ़िया सुंदर लाल, लाइफ ऐं कमकार सुठो आहे त ॿियो छा खपे लाइफ में। हे त लख जी ॻाल्हि कई अथई कीरू भा, पर मां छा सोचां पियो कि थोरो शेयर मार्केट में भी कम करणु चालू कयां ऐं तोसां अची करे ॻाल्हायां कि मार्केट में कम कीअं कबो आहे। दोस्तों, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये क्या चल रहा है, कि कीरू कैसी बातें कर रहा है। अरे मैं क्या बताऊं मैं क्या बताऊं। दोस्तों, मैं सिंधी लैंग्वेज में अपने फ्रेंड सुंदर लाल से बात कर रहा हूँ। जो लोग हमारी कॉन्वर्सेशन को समझ नहीं पाए हैं, तो समरी के लिए ये बता दूं कि हम एक दूसरे से हालचाल पूछ रहे हैं और सुंदर लाल स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और उसी सिलसिले में वो मुझसे कुछ बातें करना चाहते हैं। दोस्तों, सुंदर लाल का टॉयज का बिजनेस है और वो अपने बिजनेस को काफी अच्छी तरीके से ग्रो कर रहे हैं। अब वो अपने इनकम स्ट्रीम्स को बढ़ाने के लिए स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं। पैसा ही पैसा होगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि मैंने सुंदर लाल से क्या कहा होगा। आप में से कुछ लोग ये कहेंगे कि भाई इसमें क्या है। कीरू ने सिंपली सुंदर लाल से कहा होगा कि भाई अच्छी सोच है, कर लो इन्वेस्टमेंट, और साथ ही साथ कुछ स्टॉक्स भी बता दिए होंगे। दोस्तों, ये इतना भी सिंपल नहीं है। हर इंडिविजुअल का पर्सनल फाइनेंस या उनके इन्वेस्टमेंट्स उनकी सिचुएशन के हिसाब से वेरी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सुंदर लाल के केस में वो ऑलरेडी एक टॉयज का बिजनेस चलाते हैं और उनका प्रॉफिट मार्जिन भी काफ़ी अच्छा है। आइए हम केस स्टडी के लिए सुंदर लाल जी का बिजनेस फाइनेंशियल देखते हैं। मान लीजिए कि सुंदर लाल के बिजनेस का टॉप लाइन, यानी जिसे हम रेवेन्यू या आसान भाषा में सेल्स कहते हैं, वो हर साल 20 to 25% से ग्रो करता है। सारे खर्चे, टैक्सेस, डिप्रिसिएशन इत्यादि ये सब निकालने के बाद सुंदर लाल के बिजनेस का बॉटम लाइन, या जिसे हम नेट इनकम भी कहते हैं, वो हर साल अराउंड 25 to 30% तक ग्रो करता है। इसके अलावा अगर इनसे पूछे तो इनके पास अपने बिजनेस का फ्यूचर रोड मैप भी रेडी है कि आगे चलकर ये कैसे अपने बिजनेस को ग्रो करने वाले हैं। तो अब इस सिचुएशन में जहां पर सुंदर लाल के बिजनेस में अच्छी सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ है और साथ ही साथ फ्यूचर ग्रोथ के ऑप्शंस भी हैं, तो ऐसी सिचुएशन में सुंदर लाल को अपना पैसा स्टॉक मार्केट में किसी और शेयर या बिजनेस में लगाना चाहिए, या फिर उसी पैसे को अपने बिजनेस में यूज करना चाहिए जहां पर ग्रोथ के अच्छे ऑप्शंस हैं। आपको क्या लगता है कि सुंदर लाल को क्या करना चाहिए? वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज कीजिए और कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताएं कि आप सुंदर लाल से क्या कहेंगे। मुझसे अगर पूछें तो इस सिचुएशन में सुंदर लाल को अपने बिजनेस पर फोकस करना चाहिए। अपने पैसे को बिजनेस में री इन्वेस्ट कर उसे और ग्रो करना चाहिए, ना कि स्टॉक मार्केट में अपने पैसे को किसी और कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। क्या बोला तूने? अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ भाई, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? तो लॉजिक पे चलने से पहले आप सबको ये बता दूं कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि मैं तो खुद स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ। मैंने पिछले वीडियो में ये समझाया है कि हमें किस तरह से डिफरेंट एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करना चाहिए और मेरे पोर्टफोलियो में मैंने कौन से एसेट में इन्वेस्ट किया हुआ है। आप आई बटन पर क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। चलिए वापस लॉजिक पर आते हैं कि सुंदर लाल को इस सिचुएशन में स्टॉक मार्केट में क्यों इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। अगर सुंदर लाल एक रिस्क अवर्स इन्वेस्टर है, जिसका मतलब ये है कि वो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते और मार्केट में अपने पैसे को बचा कर चलना चाहते हैं, जो मार्केट में अपने पोर्टफोलियो पर 10 to 15% के ऊपर अपना लॉस देख नहीं सकते, तो ऐसे केस में ये स्वाभाविक सी बात है कि वो अपना पैसा लार्ज कैप या फिर ब्लू चिप कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे, जहां पर वोलेटिलिटी या स्टॉक का बीटा कम है। अब वोलेटिलिटी को आसान भाषा में समझें तो अगर निफ्टी 50 इंडेक्स का प्राइस अगर 10 to 15% नीचे आता है, तो हाई वोलेटिलिटी या हाई बीटा स्टॉक्स 30, 40 या 50% तक भी नीचे आ जाते हैं। और अगर निफ्टी 50 इंडेक्स का प्राइस 10, 15 या 20% ऊपर जाता है, तो हाई बीटा स्टॉक्स 50, 60% तक भी ऊपर चले जाते हैं। ऐसे स्टॉक्स को हम हाई बीटा स्टॉक्स कहेंगे, या फिर आसान भाषा में कहेंगे कि इन स्टॉक्स में वोलेटिलिटी ज़्यादा है। उसी तरह से अगर हम दूसरी साइड देखें कि भाई अगर निफ्टी 50 इंडेक्स 10 to 15% नीचे आ जाता है, तो लो बीटा या लो वोलेटिलिटी स्टॉक्स भी 10, 15 या 20% की रेंज से ही गिरते हैं।
और उसी रेंज में वापस ऊपर भी चले जाते हैं। अब यहाँ ये परसेंटेज जो मैंने शेयर किए हैं ये वोलेटिलिटी को डिफाइन नहीं करते, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए यूज़ किए। अगर आपको वोलेटिलिटी को डिटेल में समझना है तो आपको यूट्यूब में कई सारे हेल्पफुल वीडियो मिल जाएंगे जो आपको वोलेटिलिटी के बारे में समझा देंगे। पर फिर भी आपको वोलेटिलिटी के बारे में अगर कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो आप कमेंट्स में लिख दीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चंस के बेस पे एक वीडियो बना दूंगा। चलिए वापस सुंदरलाल के केस पर आते हैं, जहां सुंदरलाल अगर एक रिस्क अवर्स इन्वेस्टर है तो वो अपना पैसा लो बीटा स्टॉक्स पर लगाएंगे जहां पर वोलेटिलिटी कंपैरेटिवली कम है और पोर्टफोलियो में ज़्यादा लॉस होने के चांसेस भी कम है। ऐसे स्टॉक्स यूजुअली लार्ज कैप स्टॉक्स होते हैं या फिर ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो हर साल 10 to 15% या 20% की रेंज में अपने सेल्स और प्रॉफिट को ग्रो करते हैं। अगर सुंदरलाल ऐसे वेल एस्टैब्लिश्ड लार्ज कैप कंपनीज जो कि रिलेटिवली सेफ कंपनीज हैं उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो ये स्वाभाविक सी बात है कि लॉन्ग टर्म में इनका पोर्टफोलियो 13 to 18 या 20% के कागर पर कंपाउंड होगा। तो मान के चलते हैं कि सुंदरलाल फॉर एग्जांपल 1 CR मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो हर साल 13 to 18 या 20% के आसपास एनुअल रिटर्न्स बनाते हैं। वहीं अगर सुंदरलाल फॉर एग्जांपल 1 CR अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो हर साल अराउंड 25 to 30% रिटर्न्स बनाते हैं। तो अब आप खुद ही डिसाइड कीजिए कि सुंदरलाल के लिए कौन सा ऑप्शन सही है। अगर अभी भी आपके मन में कुछ डाउट्स हैं तो 1 मिनट रुक जाइए, अभी तक तो हमने इन्वेस्टमेंट प्रोसेस की बात ही नहीं की है। सुंदरलाल अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो वो या तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र या फाइनेंशियल प्लानर की हेल्प से इन्वेस्ट करेंगे जहां उन्हें एडवाइजरी चार्जेस पे करने पड़ेंगे, या फिर सुंदरलाल खुद की रिसर्च करके स्टॉक पिक करेंगे जहां पे उन्हें अपना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और बिजनेसमैन के लिए टाइम इज़ मनी। तो अगर इस तरह से देखते हैं तो सुंदरलाल के रिटर्न्स तो और भी कम हो जाते हैं जब वो मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। अब आप ये कहेंगे कि यार ये बंदा तो कुछ भी बोले जा रहा है, मार्केट में तो कुछ लोग 25, 30, 40 या 50% का भी निकाल लेते हैं और ये सिर्फ 15 और 20% की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है कि मैं यहाँ इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, ट्रेडिंग की नहीं। ट्रेडिंग एक ऑल टुगेदर अलग टॉपिक है जिसकी बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। पर अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें और मिस्टर वॉरेन बफेट के ओवरऑल एवरेज रिटर्न्स की बात करें तो अराउंड 20% के आसपास निकल कर आते हैं। ये देखिए, यहाँ मैंने आपके लिए ChatGPT का स्क्रीन लगा दिया है जहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि मिस्टर वॉरेन बफेट की कंपनी बर्कशायर हैथवे ने अराउंड 20.3% का एनुअल रिटर्न दिया है फ्रॉम 1965 to 2020। मिस्टर वॉरेन बफेट की जर्नी में ऐसे भी कई साल आए जहां उन्होंने 30, 40 यहाँ तक कि 50% तक का रिटर्न भी मार्केट से निकाला है। पर अगर आप ओवरऑल एवरेज रिटर्न्स देखें तो वो अराउंड 20% के आसपास ही निकल कर आते हैं। अब आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि मिस्टर वॉरेन बफेट का वेल्थ तो बहुत हाई है, तो ये बहुत स्वाभाविक सी बात है कि उनका एवरेज रिटर्न भी कम हो। और साथ ही साथ पिछले कुछ सालों में ऐसे भी साल आए हैं जहां मिस्टर वॉरेन बफेट ने इंडेक्स रिटर्न्स को भी बीट नहीं किया है। तो इस केस में तो हम मिस्टर वॉरेन बफेट और रिटेल इन्वेस्टर का कंपैरिजन नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ कि आप में से कुछ लोग ये कहेंगे कि अगर सुंदरलाल थोड़ी ज़्यादा रिस्क ले और अपना पैसा लार्ज कैप और सेफ स्टॉक्स में न लगाकर स्मॉल कैप्स और थोड़े रिस्की स्टॉक्स में पैसा लगाए जहां रिटर्न्स लार्ज कैप के कंपैरिजन में ज़्यादा मिलते हैं, तो हो सकता है कि सुंदरलाल अपने बिजनेस के रिटर्न्स को बीट कर दे। बिल्कुल, मार्केट में कुछ भी हो सकता है, पर क्या लाइफ इतनी ही आसान होती है? क्या मार्केट में सुंदरलाल को कोई गारंटीड स्मॉल कैप स्टॉक्स दे सकते हैं जो कभी फेल ही ना हो? मुझे ऐसा नहीं लगता। चलो ये मान लेते हैं कि किसी तरह से सुंदरलाल को अच्छे स्टॉक्स मिल जाए और किसी तरह से सुंदरलाल सही तरीके से उन स्टॉक्स में पैसे को एलोकेट भी कर दे, पर उस इन्वेस्टमेंट की टाइमिंग अगर गलत हुई तो हो सकता है कि कुछ सालों तक सुंदरलाल को रिटर्न्स ही ना मिले, या फिर ये भी हो सकता है कि कुछ स्मॉल कैप्स 50-60% डाउन भी हो जाए। मार्केट में कुछ भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि हम रिस्क को समझकर और मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स को समझकर मार्केट में सही डिसीजन नहीं ले सकते। हम ले सकते हैं, पर जब बात सुंदरलाल की आती है तो उनके पास ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश्ड बिजनेस है जहां पर उनका कंट्रोल है और उनके बिजनेस के डिसीजन को वो खुद ले सकते हैं, बजाय इसके कि वो स्टॉक मार्केट में किसी और कंपनीज में पैसे लगाएं जिनकी ग्रोथ पर सुंदरलाल का कोई कंट्रोल नहीं है। क्या बढ़िया था गुरु। कुछ लोगों के ओपिनियन ये भी हो सकते हैं कि तो क्या हुआ कि सुंदरलाल के बिजनेस के रिटर्न्स अच्छे हैं,
पर डाइवर्सिफिकेशन के लिए सुंदरलाल को अपना पैसा स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करना चाहिए। तो देखिए, पॉइंट तो आपका काफ़ी अच्छा है, पर डाइवर्सिफिकेशन उस केस में ज़्यादा काम आता है जहां हमारे पास इन्वेस्ट किए हुए बिजनेस में एक हद तक ही क्लैरिटी है और उस बिजनेस की ग्रोथ के लिए हम उस बिजनेस के मैनेजमेंट पे ही डिपेंडेंट रहते हैं। तो ऐसे केसेस में हम ये चाहते हैं कि हम अपने पैसे को डिफरेंट कंपनीज या डिफरेंट एसेट क्लास में एलोकेट करें ताकि हमारा पैसा डाइवर्सिफाइड रहे और किसी एक इन्वेस्टमेंट या एक कंपनी के गलत हो जाने पर हमारा पूरा पैसा ना खत्म हो जाए। पर सुंदरलाल के केस में उनके बिजनेस के पैसे को डाइवर्सिफाई करने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, वो अपने पर्सनल पैसे को जरूर डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। अब मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि किसी भी बिजनेसमैन को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप एक बिजनेस चलाते हैं और आपका बिजनेस किसी भी रीजन से अब और स्केल नहीं हो सकता और आपके पास सरप्लस फंड्स है, तो आपको बिल्कुल स्टॉक मार्केट के ऑप्शन को एक्सप्लोर करना चाहिए। इस केस में यह हो सकता है कि आपके स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स आसानी से आपके बिजनेस के रिटर्न्स को बीट कर दे, या फिर किसी बिजनेसमैन के पास खुद का पर्सनल पैसा है जो वो किसी भी रीजन से अपने बिजनेस में नहीं लगा सकता, तो उस केस में भी वो पर्सन स्टॉक मार्केट के ऑप्शन को एक्सप्लोर कर सकता है। आई होप आपको मेरा लॉजिक समझ में आ गया होगा कि क्यों मैंने सुंदरलाल को स्टॉक मार्केट की बजाय अपने बिजनेस में पैसा लगाकर वहाँ फोकस करने की बात की है। हाँ, अगर सुंदरलाल को स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है और वो उसे एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो ये उनका पर्सनल कॉल है और इस सिचुएशन में हम लॉजिक की बात नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हमने एक केस स्टडी को लेकर ये समझा है कि बिजनेस करते हुए किस सिचुएशन में हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए और किस सिचुएशन में नहीं। तो अब सारे लोग स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हैं तो हमें भी लगाना चाहिए, कहीं मैं ही पीछे न रह जाऊं। आपको ऐसे नहीं सोचना चाहिए, आपको ये सोचना चाहिए कि आपको ज़्यादा रिटर्न्स कहाँ मिल सकते हैं, अपने बिजनेस में या स्टॉक मार्केट में। और जहाँ तक बात आती है जॉब करने वालों की, तो उस केस में स्टॉक मार्केट काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अनटिल अनलेस आप जॉब करते हैं और साथ ही साथ कोई पैरेलल बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। मैं ट्राई करूँगा कि एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँ जहाँ हम सैलरी क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट को समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके हमें ये बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मेरा कोई भी टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, मैं कोई भी पेड सर्विस ऑफर नहीं करता, तो प्लीज़ मेरे नाम पर आप किसी को भी पैसे मत दीजिए। मेरी तरफ से आपको किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। इस वीडियो में मैंने जो भी बातें आपसे की है वो सिर्फ एजुकेशन और लर्निंग पर्पस के लिए है। आप इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन पे खुद से रिसर्च करें और कुछ भी इन्वेस्ट करने से पहले या किसी भी फाइनेंशियल डिसीजन को लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र या फाइनेंशियल प्लानर से सलाह ज़रूर लें। इसी के साथ मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, पेरेंट्स का आशीर्वाद लीजिए क्योंकि उनसे बढ़कर दुनिया में और कुछ भी नहीं है। थैंक्स एंड बाय फॉर नाउ।